सो एवरीवन, अपने आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। और इस पर्टिकुलर क्लास को आप अगर पूरा देख लो तो आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा बेहद अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन का पहला चैप्टर है और ये थ्योरेटिकल नेचर का चैप्टर है। ठीक है, इसका वेटेज अगर आप मुझे से पूछो तो अराउंड 4 to 6 मार्क्स है। बेसिकली चैप्टर 13 के अंदर 2 यूनिट्स है, एक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा यूनिट 1 जो हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे, और एक होता है स्टैटिस्टिक्स जो कि बेसिकली सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो कि यूनिट 2 है, तो उसको अपने कवर करेंगे। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। सर इसमें 3 बातें हैं। पहली बात कि हम लोग डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, दूसरी बात हम लोग डेटा प्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड तीसरी बात डेटा का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। इसके पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कलेक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं, उनके फायदे नुकसान क्या हैं, सबसे पहले डेटा क्या होता है। दोस्त, डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है जिसके एनालिसिस पर आप कोई वैल्यूएबल कंक्लूजन पर आ सकते हो। एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया मार्क्स का, है ना, और हमने यहाँ पर बनाया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ये मार्क्स आया। तो मान लो मैंने मार्क्स का बनाया कि अगर 50 मार्क्स का टेस्ट था तो 0 से 10 आया 3 बच्चों का, ठीक है ना। मान लेते हैं क्लास में 100 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स आया 2 बच्चों का, 20 से 30 मार्क्स आया 25 बच्चों का, 30 से 40 मार्क्स आया 40 बच्चों का, राइट सर। तो यानी कि 70 स्टूडेंट्स चले गए, यहाँ पर 70 स्टूडेंट्स चले गए, और 40 से 50 के बीच में आया बाकी के 30 स्टूडेंट्स का। तो अब आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक डेटा है आपके सामने प्रेजेंटेड। इसका एनालिसिस हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते हैं, इसकी एनालिसिस हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते हैं। बात समझ में आ गया सर हमें? ओके सर, अब वापस पीछे की तरफ आते हैं और देखते हैं। अब बाय द वे, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल पाते नहीं। अभी जैसे मैं कंक्लूजन देख पा रहा हूं कि क्लास में जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है वो अच्छे स्टूडेंट्स है, क्योंकि देखो 30 से 40 और 40 से 50 यानी 30 to 40 एंड 40 to 50 के बीच में उनका मार्क्स आ रखा है। यस और नो? जी सर, बात सही है। बट हमें यह भी समझ में आ रहा है कि 5 से यहां पर जो है 3, 2, 5 और 25 टोटल 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा गाइडेंस, एक्स्ट्रा सपोर्ट का दरकार है, रिवीजन क्लासेस का दरकार है शायद। ये जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया, ये डेटा प्रेजेंटेड नहीं रहता तो मैं बता पाता क्या? नहीं बता पाता। एग्जैक्टली यही है डेटा। कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स जिससे हम लोग कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सर समझ आ गया? सर समझ आ गया। कहीं ना कहीं आप लोग अगर सोचो तो बैलेंस शीट और पीएल बनाना भी एक तरीके से डेटा को कंपाइल करना ही हुआ। तभी तो एक कंपनी जजमेंट ले पा रही है कि उस साल उसने अच्छा किया कि खराब किया। सोच के देखिए सर, हम लोग अग्री करते हैं आपसे टोटली। वेरी वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ाते हैं बातचीत को, है ना। अभी यहां पर सुनना, अब हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और क्या चल रहा है हमारे पास। सुनिएगा, इसके पहले कि मैं आपको लेके जाऊं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पे, आइए हम लोग कुछ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बातें कवर करते हैं। जिसको भी मैं रेड में हाईलाइट करूंगा ना, समझ लीजिएगा कि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आने का पूरा चांस है, या फिर ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में। तो सुनते चलना, है ना। हालांकि रीड अपने को पूरा करना है। आइए अब अपने शुरू करते हैं बात। सबसे पहले बात कि सर स्टैटिस्टिक्स को जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, एंड ये नाम कहां से डिराइव्ड है, किस किस फील्ड में यूज होता है। आइए एक एक करके देखते हैं। क्या हम लोग एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द मॉडर्न डेवलपमेंट in the field of not only management, commerce, eco, social sciences, but also in our life like public services, defense, banking, इंश्योरेंस, मिलिट्री एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स खाली मैनेजमेंट, इको, कॉमर्स, सोशल साइंसेज में इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पुलिस, मिलिट्री, हॉस्पिटैलिटी,
यानी कि होटल सब में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एमसीक्यू तो यही बन सकता है कि होटल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स स्टैटिस्टिक्स। ट्रू, फॉल्स, नन, बोथ, ऐसा कोई ऑप्शन आ गया तो आप लोग बोलोगे ट्रू। सर पर होटल्स को स्टैटिस्टिक्स का क्यों दरकार है? आप हमें ये बताओ, एक होटल को स्टैटिस्टिक्स का क्यों दरकार है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताता हूं। देखो, अगर एक होटल ये डेटा रिकॉर्ड कर रही है कि मंडे से लेकर संडे तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उस होटल के अंदर सबसे ज्यादा लोग किस दिन ठहर रहे हैं, तो उस हिसाब से होटल जो है उस अकॉर्डिंग फेयर्स को चेंज कर सकती है, फ्लक्चुएट कर सकती है। एयरलाइन बिजनेसेस क्या करते हैं, जिस टाइम का सबसे ज्यादा डिमांड होता है उस टाइम का जो फेयर्स है वो ज्यादा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास ये पूरा स्टैटिस्टिक्स कंपाइल्ड रहता है। अच्छा सर, बात समझ में हमें आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स डस प्ले अ वाइटल रोल इन enriching a specific domain by collecting data in that field। तो बेसिकली उस फील्ड का डेटा कलेक्ट करके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये सिंपल सा बात है, यहां पर हमें समझ में आ गया स्टैटिस्टिक्स किस काम आता है, डिसीजन मेकिंग पे। पर ये कहां से आया, ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स कहां से आया? आइए इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ओरिजिन ऐसा है कि ये आया है लैटिन वर्ड स्टेटस से। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है। एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसका मानना है कि ये इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से आया है। कुछ लोग बोलते हैं इसका जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, वहां से ये आया है। या कुछ लोग बोलते हैं ये फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक से आया है। चार बिलीव्स है। तो अब आप लोग सोचो कितना इजीली एमसीक्यू सेट हो सकता है, कितना इजीली एमसीक्यू सेट हो सकता है कि स्टैटिस्टिक से डिराइव फ्रॉम विच वर्ड, स्टेटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिक। आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये चारों ही अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में माना जाता है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड उनके यहां से आया है। हालांकि अब हम लोग इंडियन हिस्ट्री में चले तो वी आर थैंकफुल टू कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? चाणक्य। बाय द वे, कौटिल्य या चाणक्य का मेंशन मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा चैप्टर 13 यूनिट 1 में तो है ही, जो मैंने अभी आपको पढ़ाना शुरू किया है। इसी का, चाणक्य का रेफरेंस आप लोगों को, कौटिल्य का रेफरेंस इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 10 इकोनॉमिक्स में भी मिलने वाला है, याद रखिएगा, है ना। वी आर थैंकफुल टू कौटिल्य who had kept a record of births and deaths as well as some of the precious records in his famous book Arthashastra during Chandragupta reign। और अकबर के रेन में हम लोग रिकॉर्ड्स देखते हैं ऑफ एग्रीकल्चर, एक बुक जिसका नाम है एनी अकबरी। किसने लिखा? अबू फजल ने। और रेफरिंग टू इजिप्ट, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड बाय द फारो ड्यूरिंग 300 बीसी टू 2000 बीसी। 200 बीसी होना चाहिए वहां पर जो भी है। सेंसस का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में पॉपुलेशन काउंट। हर 10 साल में ये एक बार होता है हमारी कंट्री इंडिया में। सर समझ में आता है। तो ये हमें हिस्ट्री का पता लगा, तो हमें दो बातें अभी तक पता लगी। एक, स्टैटिस्टिक्स कहां कहां यूज होता है। तो कहां कहां यूज होता है कि अंदर दोस्तों हम लोगों ने काफी जगहों पर स्टैटिस्टिक्स का यूज पाया। काफी जगहों पर हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का यूज पाया। जैसे जैसे कहां कहां हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज देखने को मिला? हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज देखने को मिला सबसे पहले, बताओ बताओ, यस, सबसे पहले इको, कॉमर्स, मैनेजमेंट में। फिर ग्रेजुअली हम लोग को पता लगा पुलिस सर्विस, मिलिट्री, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इन जगहों पर भी। फिर हमें पता लगा कि इसका ओरिजिन कहां से आया। कुछ का मानना है लैटिन वर्ड स्टेटस से, फ्रेंच का मानना है लैटिन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से, इटालियन का मानना है स्टैटिस्टा से, और जर्मन का है स्टैटिस्टिक से। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स हमें मिलता है अर्थशास्त्र में, जिसको चंद्रगुप्ता के टाइम में चाणक्य या कौटिल्य ने मेंटेन किया था। और अकबर के टाइम पे एक बुक एनी अकबरी, जिसमें एग्रीकल्चरल का रिकॉर्ड्स मिलता है, जिसको अबू फजल ने मेंटेन किया था। तो ये सारी चीजें हैं, पुकार पुकार कर कह रही है कि एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, तो आप लोग को सुनना पड़ेगा, राइट? ओके सर, सर ये बात हमें समझ में आ गया। पर सर अब अगर हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स समझना है, इसका डेफिनेशन बताना है, तो वो क्या होगा? ध्यान से सुनना। सिंपल भाषा में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है
डेटा को इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स के दो डेफिनेशन है, एक है प्लूरल फॉर्म और एक है सिंगुलर फॉर्म। सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें प्लूरल फॉर्म का ना, तो प्लूरल फॉर्म में क्या बोला जाता है कि स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है, डेटा का कलेक्शन है। आप डेटा को किस तरह से कलेक्ट करते हो वो है स्टैटिस्टिक, ये है प्लूरल फॉर्म। आओ देख लो, वी में डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एज वेल एज इन प्लूरल सेंस। पर अगर हम लोगों को प्लूरल सेंस में समझना है तो स्टैटिस्टिक्स में भी डिफाइंड एज अ डेटा, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्वालिटेटिव जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा जो उसको कलेक्ट किया जाता है, किस चीज के लिए, एनालिसिस के लिए। तो प्लूरल डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, पर सिंगुलर डेफिनेशन और डेप्थ में है। सिंगुलर डेफिनेशन बोलता है कि हर वो साइंटिफिक मेथड जो आपने लगाया हो डेटा को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीजें स्टैटिस्टिक्स है। तो इसका मतलब सिंगुलर डेफिनेशन ज्यादा डेप्थ में डिफाइन करता है। सिंगुलर लाइन एज द साइंटिफिक मेथड, स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन दैट इज एम्प्लॉयड, जिसे यूज किया गया है टू कलेक्ट, एनालाइज एंड प्रेजेंट डेटा लीडिंग टू ड्राइंग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस। मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा के बेसिस पर जो आप कंक्लूजन पे आते हो उसे इन्फरेंस कहते हैं अबाउट सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है किसी चीज का मीन निकालना, किसी चीज का मीडियन निकालना, किसी चीज का एवरेज निकालना। मीन ही मीडियन हो गया और मीन ही एवरेज हो गया, एक्चुअली मीडियन मोड निकालना, इन्हें हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और इट मींस साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेजेस। तो याद रखना, अगर सिंगुलर फॉर्म में पूछा तो स्टैटिस्टिक्स को साइंस ऑफ एवरेजेस भी माना जाता है। तीन मेजर एवरेजेस है, मीन, मीडियन और मोड, ये भी अपने लोगों को याद रखना पड़ेगा। सर हमें बात समझ में आ गया। तो मैंने आपको दो बातें बताई कि स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल फॉर्म में भी बताया जा सकता है, सिंगुलर फॉर्म में भी बताया जा सकता है। प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा भी है, क्वालिटेटिव डेटा भी है। प्लूरल फॉर्म में स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा भी है और क्वालिटेटिव डेटा भी है। क्वांटिटेटिव डेटा भी है और क्वालिटेटिव डेटा भी है, जिसको कलेक्ट किया जाता है किस व्यू से, एनालिसिस के व्यू से। और अगर हम लोग सिंगुलर फॉर्म में डिफाइन करें तो ये बेसिकली साइंटिफिक मेथड है डेटा कंक्लूजन पर आने का। इसके अंदर डेटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन सब कुछ होता है दोस्तों। सर हमें बात समझ में आ गया। इसे प्यार से साइंस ऑफ एवरेजेस भी हम लोग कहते हैं, इसे प्यार से हम लोग साइंस ऑफ एवरेजेस भी कहते हैं। क्या हमें बातचीत समझ में आ रही है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स कहां कहां यूज होता है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, हर जगह। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है या फिर मैनेजमेंट, बिजनेस में क्या यूज है। आओ एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो एक बात बताना मुझे, अगर मुझे ओवर द टाइम महंगाई चेक करना है तो मैं इंडेक्स नंबर यूज करता हूं। इंडेक्स नंबर यूज हम लोग मैथ्स में करते हैं, पर महंगाई और इन्फ्लेशन के बारे में बात कौन करता है? इकोनॉमिक्स। इसीलिए कोई भी इकोनॉमिक्स की स्टडी सक्सेसफुल नहीं है मैथ्स के नॉलेज के बिना। इसलिए कहा जाता है मॉडर्न डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स हैव द रूट्स इन स्टैटिस्टिक्स। इन फैक्ट इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। जैसे डिमांड एनालिसिस पढ़े हैं ना अपने डिमांड में, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर्स, ये सारी चीजें डिपेंडेंट है इकोनॉमिक्स पर भी और स्टैटिस्टिक्स पर भी। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वो जगह है जहां मैथ्स और इकोनॉमिक्स आके मिलते हैं। स्टैटिस्टिक्स उस पार्क की तरह है जिधर मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों आकर मुलाकात कर रहे हैं। सर बात समझ में आया? अच्छा, अब एक और चीज है इकोनोमेट्रिक्स। अब लॉजिकल है कि हम लोगों को इकोनोमेट्रिक्स का मतलब भी समझना चाहिए। तो सर क्या होता है इकोनोमेट्रिक्स, ये बताना। इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है ये बताना सर आप। A branch of economics that interact with statistics in a very positive way, conducting socio-economic surveys and analyzing the data derived from it are made with the help of different statistical methods. तो याद रखना, अगर आगे एग्जाम में इकोनोमेट्रिक्स क्या है तो इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इंटरैक्ट विद स्टैटिस्टिक्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे।
तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है फ्यूचर डिमांड को असेस करने के लिए, फ्यूचर सेल्स को असेस करने के लिए, फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस को असेस करने के लिए। तो बेहद इंपॉर्टेंट है उस तरीके से। अंडरस्टूड सर। सर बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स हमारा कैसे हेल्प करता है? देखो सीधी सी बात है, बहुत ही इजी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। होटल पर ही आते हैं। अब होटल में जैसे मैंने कहा गेस्ट ठहर रहे हैं, अगर मेरे पास स्टैटिस्टिकल डेटा है कि जनरली गेस्ट होटल में इस टाइम पे ठहरना पसंद करते हैं या इस डेज या इस सीजन में ठहरना पसंद करते हैं, तो आप देखना उस हिसाब से होटल का जो रेंट है, रूम रेंट है, वो चेंज होते जाता है। सेम जो भी थोड़ी देर पहले मैं एरोप्लेन्स का भी कह रहा था। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि अभी महाकुंभ या एक बेसिकली मेला प्रयागराज में लगा था, राइट? उस दौरान आप कहीं पर भी रहो दुनिया में, प्रयागराज की फ्लाइट बहुत जोरों शोरों से बढ़ गई होगी, फ्लाइट की कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अब एयरलाइन कंपनीज को समझ में आ गया कि लोग प्रयागराज से आना जाना कर रहे हैं। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। सर समझ में आता है? वैसे ही अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं तो और एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जैसे लॉर्ड जगन्नाथ है, तो जब लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा होती है पुरी में, बेसिकली उड़ीसा का मैं बात कर रहा हूं, तो उस दौरान अगर आप पुरी या उड़ीसा पहुंचना चाहते हो तो वहां के जो कन्वेंस है, अगर आप फ्लाइट से जाते हो, आप देखो कॉस्ट बढ़ जाता है। वहां पे आसपास के होटल्स का कॉस्ट बढ़ जाता है क्योंकि बहुत लोग जा रहे होते हैं, उस समय डिमांड बेहद ज्यादा रहता है। बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का यूज आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। अरे छोड़ दो, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी क्यों यूज कर रहा हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल लूं क्या? एक सिंपल एग्जांपल लूं क्या? आप लोग आज उबर ओला सब कोई जानते हो, है ना? कैब के लिए यूज होता है। आप लोग देखो अगर बारिश आ रही है और आप उबर ओला करना चाहो तो आपको सर्च प्राइसिंग नजर आ जाता है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं है तो क्या है? आप अगर गाड़ी में बैठते हो, आपको पता लग जाता है कि आप 15-20 मिनट में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे कैब में बैठते ही। कैसे पता लग गया आपको? क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के बेसिस पर एक सॉफ्टवेयर ने एक बता दिया कि भैया 20 मिनट लगेगा या 25 मिनट लगेगा। यही तो है स्टैटिस्टिक्स। देखो आओ पढ़ते हैं। Gone are the days when managers used to make decisions on the basis of hunches or intuition। पहले क्या होता था, बहुत पुराने समय में मैनेजर्स को लगा ये करना चाहिए तो करना चाहिए। बट आज के डेट पर जो है बिजनेसेस कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो आप अपने इंट्यूशन पर कि आपको लगा इस बेसिस पर आप कर दिए, वो सही नहीं है। तो आज बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स और ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आ चुके हैं जो ऐसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी इज अनदर कंपोनेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है? स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी इज अनदर कंपोनेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट फोकसेस ऑन एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रेटेजीज विद अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, देयर मेरिट्स एज वेल एज डीमेरिट्स। जहां पे आप चीजों के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों को स्टडी करते हो। सर हमें बात समझ में आ गया। आइए स्टैटिस्टिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समझते हैं। क्या लिखा है यहां पर कि इन द एज ऑफ कटथ्रोट कंपटीशन, लाइक द मॉडर्न मैनेजर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन और ऑल्सो एक्सपेंडिंग देयर होराइजन ऑफ बिजनेसेस, राइट? तो अब क्योंकि हर कोई अपने बिजनेस को स्प्रेड कर रहा है, तो सभी को कैसा प्रोडक्ट चल रहा है, क्या वेजेस एंड सैलरीज आइडियली देना चाहिए, उनको भी जानना है। उसमें भी स्टैटिस्टिक्स यूजफुल है। पर स्टैटिस्टिक्स के कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं क्या। मान लो मैंने आपको कहा क्लास में एक बच्चे का आया 8 आउट ऑफ 20 मार्क्स का टेस्ट दिया और 8 आया। आप देखो इससे आप कंक्लूजन पे आ पा रहे हो पर हाफ, पूरा कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हो। मतलब एक सिंगल डेटा का स्टैटिस्टिक्स में कोई वैल्यू नहीं है। पर अब आप देखो, अगर आपको मैंने कहा क्लास में जो बच्चों के स्कोर आए थे वो ऐसा कुछ आया था 5, 0, 1, 2, 6, 3, 7, 8। अब आप इसी बच्चे को जिसको आप सोच रहे थे कि ये बच्चा बोका टाइप का है, इसको आता ही नहीं है, अब आप इसी बच्चे का तारीफ कर रहे हो क्योंकि ये बेस्ट किया है क्लास में, तो शायद पेपर बड़ा टफ रहा होगा।
इसका मतलब समझ में आया कि स्टैटिस्टिक्स के लिए जरूरी है कि एक नहीं, एग्रीगेट ऑफ डेटा, अनेक डेटा, बहुत सारे डेटा हो, तब स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकाला जा सकता है, अदरवाइज कोई स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकेगा, उल्टा मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट हो जाएगा। यस सर, हमें बात समझ में आ रहा है। यस सर, हमें बात समझ में आ रहा है। वेरी वेरी गुड। तो यही हमने आपको बताया, यही हमने आपको भी बताया। इसको हटाता हूं मैं अब, बराबर है जी सर। तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट से डील करते हैं, इंडिविजुअल डेटा का स्टैटिस्टिक्स में कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आया जी सर? समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का काम है। तो अगर मैंने आपको कहा कि किसी बच्चे ने अच्छा किया क्लास में, तो क्या ये आपके लिए इनफ होगा? नहीं। पर अगर मैंने कहा अच्छा किया है, इस बेसिस पर आप कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते। यही प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स के साथ। मैंने कहा एक बैट्समैन ने अच्छा खेला एक क्रिकेट मैच, तो आपको कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। यही प्रॉब्लम है। स्टैटिस्टिक्स लगाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इस बैट्समैन ने लास्ट 5 गेम्स में 50 रन, 80 रन, 90 रन, 70 रन, 75 रन ऐसे स्कोर किया है। तब आप बता पाओगे कि अच्छा ये बैट्समैन इतना अच्छा या इतना खराब है। सर समझ में आता है। आगे, फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी are possible under a specific set of conditions. If any of this condition is violated, projections are likely to be inaccurate. बोलने का मतलब है कि आपको जो सेल्स का प्रोजेक्शन करना है या आउटपुट का प्रोजेक्शन करना है, वो तभी पॉसिबल है जब आप बहुत सारे सेट ऑफ कंडीशंस को फॉलो करो, राइट? पर वो बहुत ज्यादा डेटा को इनएक्यूरेट बना सकता है अगर हम लोग इतने सारे अजम्पशंस में ऑपरेट करें तो तीन हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पढ़ा। पहला कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो एग्रीगेट्स में इकट्ठा होता है, इसका मतलब एक इंडिविजुअल डेटा का स्टैटिस्टिक्स में कोई कीमत नहीं है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा से लेना देना है, क्वालिटेटिव डेटा से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, फ्यूचर प्रोडिक्शंस आर पॉसिबल अंडर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मान लो सब सही चल रहा है, और हम थर्ड पॉइंट का एग्जांपल दे रहा हूं, और हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सेल अगले साल 15,000 यूनिट्स का होने वाला है। पता चला अगले साल लॉकडाउन लग गया किसी कारणवश, और सेल 2,000 यूनिट्स का ही हो पाया। तो बोलने का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो अनफोर्सीन एक्टिविटीज को कवर नहीं कर पाता, वो केवल आज तक जो हुआ है उस ट्रेंड के बेसिस पर हमें फ्यूचर बता पाता है। पर आप लोग ये समझो कि मार्केट्स वोलेटाइल है, हर समय बदलाव आ रहा है, तो रियल लाइफ में वो उन बदलावों को कंसीडर नहीं कर सकता, वो बस जो पास्ट में हुआ है उस बेसिस पर हमें एक अंदाज दे पाता है। ये है प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स के साथ सर। आगे, आगे, the theory of statistical inferences is built upon random sampling. हाँ, if the rules of random sampling are not strictly adhered to, conclusion may be inaccurate. इसको मैं समझाऊंगा, पर मैं आपको बता दूं यूनिट 2 में हमारे पास सैम्पलिंग भी है, उसका क्लास भी मैं जल्द कंडक्ट करूंगा। पर आता हूं और फोर्थ पॉइंट समझाता हूं। मान लो दोस्तों, मुझे ना एक स्कूल में मैं गया, और मुझे ये काम दिया गया कि स्कूल में जो है ना 1,000 बच्चे हैं, 1,000 बच्चे, बच्चे का मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 1,000 स्टूडेंट्स है, और मुझे कहा गया कि सर ये बताओ कि ये बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिक्स में कैसे हैं, या ये बताओ कि ये बच्चे जो है ये मैथ्स में कैसे हैं। अब आप लोग सोचो, अच्छा मुझे समय दिया गया 2 घंटे का, कि सर 2 घंटे में आपको बताना पड़ेगा। अब आप लोग एक बात बताओ, क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं हजारों बच्चों का टेस्ट ले लूं 2 घंटे के अंदर, और रिजल्ट भी बता दूं कि ये स्कूल के बच्चे कैसे हैं? नहीं सर, मुझे अभी बताया गया और बोला गया कि 2 घंटे में आप बताओ। तो ऐसे में क्या करता हूं मैं 1,000 बच्चों में से रैंडमली ना, बिना देखे तुम या कोई लॉटरी सिस्टम के अंतर्गत मैं किन्हीं 100 बच्चों को क्वेश्चंस पूछता हूं, ओरल टेस्ट लेता हूं, उनका एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेता हूं, उनका एक वाइवा कंडक्ट करता हूं, और जो ये 100 बच्चे कहते हैं उस बेसिस पर मैं समझता हूं, उनका मार्क्स के बेसिस पर मैं कंक्लूड करता हूं। मान लो इन 100 बच्चों का एवरेज मार्क्स आया 80,
तो मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि ये स्कूल के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। या मान लो इन 100 बच्चों का एवरेज आया 20, तो मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि ये जो स्कूल के बच्चे हैं ये बिल्कुल भी मैथ्स और इको में अच्छे नहीं हैं। पर आप लोग ये सोचो, एवरेज आया इन 100 बच्चों का 20 आउट ऑफ 100, क्या पता मैंने 1000 में से 100 उन्हीं बच्चों को शायद कोइंसिडेंटली पिक किया हो जिनमें मेजॉरिटी बच्चे खराब है, पता लगा बाकी 900 बच्चे तो बहुत बढ़िया थे। तो देखो कंक्लूजन गलत आ गया ना, जिसमें मैंने स्टैटिस्टिकल मेथड सैंपलिंग लगाया। ये जो मैंने 100 को टेस्ट किया 1000 को जज करने के लिए, इसी को सैंपलिंग बोलते हैं। पर मैंने 100 के बेसिस पर एनालिसिस की और कंक्लूजन आया हजारों का। कंक्लूजन पे लाया हजारों के बारे में, पर सैंपलिंग की 100 के बारे में ही। सर हमें बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। चलो अब आते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा पर। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान से सुनते चलना है ना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता लगेंगी, बात को सुनते चलना। पहले बात आप लोग देखो इधर पे, है ना। बताओ सर। वी में डिफाइन डेटा एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। याद करो, थोड़ी देर पहले ही मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा था कि डेटा का डेफिनेशन क्या होगा। देखिए सर आ गया, देखिए सर आ गया, जहां पर हमने आपको बात करना था वो ऑलरेडी आ गया। तो वी में डिफाइन डेटा एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मैंने आपको कहा था ना, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं। अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मतलब स्टूडेंट का मार्क्स का एवरेज मैं निकाल रहा हूं, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक बात समझना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में फर्क होता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जैसे मार्क्स, उसको नंबर्स में बताया जा सकता है। हाइट नंबर्स में बताया जा सकता है। किसी का वेट नंबर्स में बताया जा सकता है, राइट। किसी ने कितने रन्स बनाए क्रिकेट गेम के अंदर, वो नंबर्स में बताया जा सकता है। बट कोई कितना इंटेलिजेंट है, क्या वो नंबर्स में बता सकते हैं? नहीं। कोई कितना ब्यूटीफुल है, क्या वो नंबर्स में बताया जा सकता है? नहीं। क्या कोई कितना पतला है वो नंबर्स में बताया जा सकता है? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि वो वेस्ट साइज ले सकते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव हो गया। बात समझ में आया? बट so far as statistical analysis is concerned, we need to convert qualitative information to quantitative। हाँ, अगर हमें statistical conclusion पे आना है तो हमें qualitative information को भी quantitative information में convert करना पड़ता है, तभी हम लोग analysis कर पाते हैं। सर नहीं समझ में आया। मान लो एक कंपटीशन चल रहा है डांस का, मान लेते हैं उसका नाम है डांस इंडिया डांस, ऐसे ही एक एग्जांपल लेता हूं। अब आप लोग सोच कर देखो कि कोई अच्छा डांस करता है या खराब। तो बाय नेचर डांस तो क्वालिटेटिव है, डांस तो क्वालिटेटिव है, पर क्योंकि हमें जज करना है और पार्टिसिपेंट्स को रैंकिंग करना है, तो हमें उस डेटा को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम लोग 10 में से स्कोर देते हैं। तो मान लो किसी को स्कोर मिला 10 में से 1, 10 में से 1, किसी को स्कोर मिला 10 में से 10, उस बेसिस पर रैंकिंग हो सकता है। अंडरस्टूड? इसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का हो सकता है। बोलो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब मीन मीडियन मोड जो भी आप निकालोगे वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का ही आप निकाल सकते हो, राइट, बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। अब एक चीज याद रखना, दो बातें बोल रहा हूं। कोई भी क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे मार्क्स एक वेरिएबल है, क्योंकि उसको हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी का वेट हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वेट एक वेरिएबल है। किसी के हाइट को हम लोग नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हाइट एक वेरिएबल है। इन अदर वर्ड्स, अ वेरिएबल इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात आ जाता है, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। बाबू, दो तरीके का वेरिएबल होता है। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, मेरा प्रेडिक्शन है कि ये आने वाला है ना। और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल। सर हमें मतलब समझाओ, नहीं समझ आया। आओ मैं अभी आपको इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल का बात करें ना, तो वो वेरिएबल है जो बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू ही ले सकता है, एक फिक्स्ड वैल्यू ही ले सकता है।
लेकिन वो एक फिक्स्ड वैल्यू कुछ भी होगा, मिडिल में नहीं होगा। बोलने का मतलब क्या है, मैं और सिंपल करता हूं। मान लो मैंने आपको कहा, मैंने आपको एक फ्लावर दिया, ठीक है, और मैंने आपको कहा उसका पेटल्स, फ्लावर के पेटल्स को गिनिए। तो मान लो उसमें 5 पेटल्स थे, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू है ना, ये एक फाइनाइट वैल्यू है ना। 5 पेटल्स, 4 पेटल्स, 6 पेटल्स। कभी भी ऐसा तो नहीं होगा ना कि 4.2 पेटल्स मिल गया। क्या आपको डेसिमल में पेटल्स मिल सकता है? नहीं। मान लीजिए हम लोग एक एरिया में रोड एक्सीडेंट्स का केसेस को काउंट कर रहे हैं, तो देखिए वो एक सिंगल फाइनाइट वैल्यू होगा, 5, 6 एक्सीडेंट्स अ ईयर, 7 एक्सीडेंट्स अ ईयर। कभी भी ऐसा नहीं होगा 3.3 एक्सीडेंट्स पर ईयर। ये हो सकता है क्या? नहीं। यही मैं आपको समझा रहा हूं। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक फाइनाइट और अकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर को चूज करता है, मतलब जो कि एक सिंगल वैल्यू को करेगा। पर डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? अच्छा, पर कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? ये था डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल एक फिक्स्ड वैल्यू को ले सकता है, जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 5, सिर्फ 6, सिर्फ 7, 3.3 पॉसिबल नहीं है डिस्क्रीट वेरिएबल के अंदर। पर कंटिन्यूअस वेरिएबल कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। किसी का वेट, किसी का वेट जरूरी नहीं है 80 हो या 81 ही हो, किसी का वेट 80.23 भी हो सकता है, किसी का वेट 80.1 भी हो सकता है, राइट? तो अगर एक वेरिएबल, पहला बात, वेरिएबल क्या होता है? जो कि मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल इक्वल्स टू क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, लिख लीजिए, एमसीक्यू की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं दोस्तों। वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं दोस्तों। वेरिएबल हम लोग एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को बोलते हैं। वेरिएबल दो तरीके का होता है, जैसा कि हमें बताया है इन्होंने। एक होता है इंडिविजुअल वेरिएबल और एक होता है इंडिविजुअल या डिस्क्रीट वेरिएबल, और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। एक होता है इंडिविजुअल या डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। इंडिविजुअल या डिस्क्रीट वेरिएबल एक फिक्स्ड वैल्यू लेगा, 2, 3। मान लो मैंने एक पेपर चेक किया जिसमें मैंने चेक किया 4 मिस्टेक्स थे, तो ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। मिस्टेक्स कभी भी 4.2 नहीं हो सकते। पर किसी का वेट लेना, हाइट लेना, हाइट या वेट, तो कोई भी नंबर अज्यूम कर सकता है, उसे हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल करते हैं। इफ इट कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम अ इंटरवल, एग्जांपल हाइट, वेट, सेल। एक ऑर्गेनाइजेशन ने कितना सेल्स किया, कितना प्रॉफिट्स किया, है ना, अमाउंट, राइट? अमाउंट वाइज कितना सेल्स किया या प्रॉफिट किया, वो हमेशा अमाउंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन ने कितने का सेल्स किया या कितने का प्रॉफिट किया, वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है। पर सोचो क्वांटिटी सोल्ड, एक बात बताओ, क्वांटिटी सोल्ड क्या कोई डेसिमल वैल्यू ले सकता है क्या? नहीं। तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है। पर प्रॉफिट्स या सेल्स अमाउंट हो ही सकता है, सेल्स अमाउंट ₹5,30.50 हो, कुछ भी हो सकता है। क्या आप लोग बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। तो डिस्क्रीट या इंडिविजुअल वेरिएबल एक आइसोलेटेड फिक्स्ड वैल्यू लेता है। आइसोलेटेड मतलब एक इंडिविजुअल वैल्यू। पर एक कंटिन्यूअस वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है। हाइट, वेट एग्जांपल हो गया। खैर, बेहद इंपॉर्टेंट था, आप सुनना। हम लोग दोस्तों दो तरीके का जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, दो तरीके से डेटा कलेक्ट करते हैं रादर। एक होता है दोस्तों डेटा कलेक्ट करने का तरीका प्राइमरी डेटा, और एक होता है सेकेंडरी डेटा। मैं आपको इसका एक बेहद अच्छा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? चलिए, मैं जिस एरिया में रहता हूं मान लेते हैं मैं कैलकाटा में रहता हूं, एंड मैं कैलकाटा में एक बहुत बढ़िया जिम खोलने का प्लान कर रहा हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि जो विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऐसे लोग जो जो उनका फिटनेस सीक्रेट्स है, वो मैं अपने जिम में उतारूं लोगों के साथ। वैसे ट्रेनर्स को हायर करूं जो उस सीक्रेट को शेयर कर सके। पर उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्कआउट रूटीन क्या है, विराट कोहली का वर्कआउट रूटीन क्या है, इन लोग का डाइट प्लान क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। अब दो बातें हो सकती है। इस चीज को पता करने के लिए मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, विराट कोहली से पर्सनली मीट करूं, या इनके क्लोज रिलेशन में जो है विराट कोहली बोलता है कि भाई अभी मैं अवेलेबल नहीं हूं, मैं क्रिकेट खेलने गया हूं, तो मैंने अनुष्का शर्मा का इंटरव्यू ले लिया कि बताओ भैया विराट कोहली का डाइट प्लान क्या है, उसका वर्कआउट प्लान क्या है। तो जब आप ओरिजिनल सोर्स से डेटा इकट्ठा करते हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा।
डेटा जब ओरिजिनल सोर्स से इकट्ठा हो, पर आप लोग एक बार सोच के देखो, कि अगर विराट कोहली ने कहीं इंटरव्यू दिया होगा किसी मैगजीन में, और उस मैगजीन को पढ़ के मैंने डाइट प्लान डिजाइन किया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो जब आप खुद इकट्ठा करते हो डेटा ओरिजिनल सोर्स पर पहुंचकर, या ओरिजिनल सोर्स के जितना पास पहुंच सकते हो वहां पर पहुंचकर, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। पर अगर हम लोग ओरिजिनल सोर्स से इकट्ठा नहीं करते हैं, हम लोग ना किसी और एग्जिस्टिंग मैगजीन, न्यूज़पेपर पर ट्रस्ट कर लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। सर हमें बात समझ में आता है? तो दो हो गया यहां पर, एक हो गया प्राइमरी डेटा और एक हो गया सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा किस पर फोकस करता है? ओरिजिनल्स पर। और सेकेंडरी डेटा क्या करता है? कॉपीज पर, कि हम लोग किसी चीज पर रिलाई किए। आप लोग याद करो ना, आप लोग स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते थे तो क्या करते थे? google.com, विकीपीडिया पे जाते थे और धड़ाधड़। चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी खुद थोड़ी डेटा कलेक्ट करके लाता है, चैट जीपीटी भी आपको सेकेंडरी डेटा ही देता है। पर अगर आप खुद इंटरव्यू करो, खुद मेहनत करो, वो है प्राइमरी डेटा। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है? प्राइमरी डेटा। पर ज्यादा ट्रस्टवर्दी, रिलायबल कौन है? प्राइमरी डेटा, क्योंकि वो आपने खुद कलेक्ट किया है। ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कौन है, मतलब कम खर्चा किसमें लगेगा? सेकेंडरी डेटा में। ज्यादा खर्चा कहां लगेगा? प्राइमरी डेटा में। मैंने आपको पूरा का पूरा लॉजिक समझा दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, राइट। हालांकि एक बार इसको हाईलाइट भी कर दूंगा, राइट। देखिए यहाँ पे, द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एन इन्वेस्टिगेटर और द एजेंसी आर नोन एज प्राइमरी डेटा। पर डेटा जो किसी और ने कलेक्ट किया है, उसी पर अगर हम लोग रिलाई करें, जो कि यूज्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन है, तो फिर वो हम लोग उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सर हमें बात समझ में आ गया। पर सर प्राइमरी डेटा क्या होता है वो हमें समझ आ गया, पर प्राइमरी डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है सर? हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करें, तो वो हम लोग कैसे इकट्ठा करेंगे सर? हाउ डू वी कलेक्ट प्राइमरी डेटा सर? हाउ डू वी कलेक्ट प्राइमरी डेटा सर? अब ये सवाल आ गया। दोस्तों, अब मैं इसका जवाब आपको देता हूं, इधर पे ध्यान से सुनना। Following methods are employed for the collection of primary data. Following methods are employed for the collection of primary data. Number 1, interview method. Number 2, mailed questionnaire method. Number 3, observation method. And number 4 आपका questionnaires filled and sent by enumerators. सर ये चारों हमें बताइए। देखो पहला वाला जो है आपको अपने आप ही समझ आ गया। इंटरव्यू, जो मैंने कहा था कि मैं विराट कोहली या क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलके उनसे जवाब लेता हूं, ये हो गया इंटरव्यू मेथड। पर मान लो मैंने उनको एक मेल भेज दिया होता और उन्होंने मेल का रिप्लाई किया होता, उसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर क्या होता है? सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो हमें सामने वाले से इकट्ठा करना है, हम लोग उसे भेज देते हैं। तीसरा होता है ऑब्जर्व मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या होता है? यहां पर सुनना, ऑब्जर्वेशन मेथड। इधर पे क्या होता है ना, ध्यान से सुनना। ऑब्जर्वेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं, हम लोग उनसे डेटा इकट्ठा करते हैं जिन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया हो। समझ में आया क्या? एक सिंपल भाषा में, अगर मान लो मैं उसी जिम में जाने लग गया जिसमें विराट कोहली जाता है, और जो मैंने देखा उस बेसिस पर मैंने डाइट प्लान बनाया, ये है ऑब्जर्वेशन मेथड, क्योंकि डेटा तो ओरिजिनल सोर्स से ही कलेक्ट हुआ ना। एंड फाइनली क्वेश्चनियर्स फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स। इसमें क्या होता है, मैं खुद विराट कोहली के पास नहीं गया, मैंने, मान लो कि आईपीएल चल रहा था, आईपीएल चल रहा था और आरसीबी में मान लीजिए, आरसीबी में मान लीजिए, हाँ चलिए, आरसीबी में मान लीजिए कुछ मैनेजमेंट के लोग थे जिनका विराट कोहली से लगातार बात होता है। मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस दे दिए और मैंने कहा कि इसका जवाब आप विराट कोहली से पूछ के आप ही भर देना। तो ये लोग हो गए एन्यूमरेटर्स। जब हम ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो हमारे बिहाफ में क्वेश्चंस पूछ के खुद भरते हैं फॉर्म। देखो एन्यूमरेशन में क्या होता है, एन्यूमरेटर लोग क्या करते हैं, वो लोग सामने वाले को क्वेश्चंस नहीं देते हैं आंसर करने के लिए, वो लोग खुद क्वेश्चंस रखते हैं और उनसे पूछ पूछ के खुद आंसर भरते हैं, मतलब फॉर्म एन्यूमरेटर भरता है, इससे ट्रस्ट ज्यादा होता है। इससे मुझे एक बहुत बढ़िया बात याद आती है ना दोस्तों। मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कैलकाटा से की थी, राइट। तो उस समय क्या हुआ था ना, अब हमारा क्या था, बीकॉम मॉर्निंग था, तो पूरा बॉयज ओनली बैच था, राइट। तो उस समय क्या हुआ कि कोई और इंस्टीट्यूट से
कुछ लोग आए थे कुछ डेटा इकट्ठा करने के लिए, उनके रिसर्च के लिए में भी, तो उन लोगों ने ना हमें फॉर्म दे दिया था, तो उन लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे थे। अच्छा, फॉर्म में हुआ क्या, हमारे बीकॉम मॉर्निंग में लगभग लगभग हम लोग 700 लड़के थे। मजा तो तब आया जब जेंडर में उन्हें मिला 300 जनों ने तो फीमेल मार्क कर रखा है। इसका मतलब समझ आया क्या हुआ, अगर आप लोगों को खुद क्वेश्चनएयर भरने देंगे तो ऐसा होने का चांसेस है कि क्या तो वो लोग सीरियसली नहीं लेंगे, क्या तो जवाब नहीं देंगे, और जवाब देंगे तो कुछ ऐसा जवाब दे देंगे। बताओ, 700 स्टूडेंट्स है बीकॉम मॉर्निंग में, उसमें 300 फीमेल पे वोट चला गया। बताइए, आ रहा है समझ में? इसलिए एन्यूमरेटर्स को हायर किया जाता है। उन लोगों को क्या सही करना चाहिए था, उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि फॉर्म अपने हाथ में रखना चाहिए था, और हम लोगों से इंडिविजुअली कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछना चाहिए था, और खुद उन्हें फॉर्म भरना चाहिए था। इसको बोलते हैं एन्यूमरेशन टेक्निक। सर हमें समझ में आ गया चारों मेथड। एग्जाम में क्या हो सकता है, एमसीक्यू आ सकता है एक केस स्टडी के रूप में, जहां उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया और फिर बोला बताओ इसमें कौन सा टेक्निक यूज हुआ है। ठीक है, चलो आओ, लेकिन हम लोग अब ना एक बार मार्क भी कर लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया ऊपर से उसको एक बार गो थ्रू भी कर लेते हैं, है ना। देखिए, इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पोंडेंट्स। तो जिन्होंने जवाब देना है, इन्वेस्टिगेटर बकायदा उनसे ही मुलाकात करता है डायरेक्टली, एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जैसे एक अर्थक्वेक हुआ तो जो उस एरिया के निवासी हैं, उस एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनसे इकट्ठा करना डेटा, राइट। आगे बढ़िए सर, अब आगे बढ़िए सर। अब टेलीफोन इंटरव्यू भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है, अब मान लो एक रेल घटना घट गई, तो जब रेल घटना घट गई तो जिनका एक्सीडेंट हुआ आप उनसे तो इंटरव्यू लोगे नहीं, जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा आप उनसे इंटरव्यू लोगे। टेलीफोनिक इंटरव्यू का मतलब आपको समझ आ गया, मैं इसमें क्या बताऊं, अपने आप समझ में आता है। मेल्ड क्वेश्चनियर, आपने क्वेश्चंस भेज दिया इन अ वेल ड्राफ्टेड फैशन, और आपने सामने वाले को कहा भैया जवाब दे देना। और ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है दोस्तों, as data are collected on obtaining the data on the basis of height and weight of a group of students by direct observation। तो खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि इंस्ट्रूमेंट यूज किए, कैलकुलेट किए और नोट किए, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। ऐसे स्कूल में भी आपके होता था कि कौन हेल्दी स्टूडेंट्स है कौन नहीं है, उसके लिए वेट और हाइट कैलकुलेट होता था, स्कूल खुद करता था, इसे ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। सर आपने हमें सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा तो सिखा दिया, सेकेंडरी डेटा आपने कहा था हम लोग किसी और न्यूज़पेपर, रिपोर्ट या मैगजीन पर रिलाई कर रहे हैं, राइट सर। तो सर सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या हैं, इंटरनेशनल सोर्सेज है, जैसे WHO का रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, इन सब का रिपोर्ट्स रेगुलरली सबमिट होता है। गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। प्राइवेट सोर्सेज लाइक ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ICAR, NCRT, इन सब का रिपोर्ट्स। और काफी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनका रिसर्च भी आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। सर बात समझ में आ गया, सर बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंस द स्क्रूटिनी ऑफ डेटा, स्क्रूटिनी ऑफ डेटा का मतलब है चेक करना, स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेकिंग ऑफ डेटा। सिंस द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर मेड ओनली ऑन बेसिस ऑफ डेटा, इट इज नेसेसरी टू चेक वेदर डेटा आर एक्यूरेट एज वेल एज कंसिस्टेंट। हाँ, तो एक बार हम लोग कंक्लूजन पर आए, हम लोग उस डेटा का मीन, मीडियन, मोड कुछ भी निकाले, उससे पहले हम लोग को डेटा चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है कि नहीं है। पर इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है फॉर स्क्रूटिनी ऑफ डेटा, इसमें अपने अपना एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस अप्लाई करते हैं, कोई ऐसा मेथड नहीं है। एरर्स इन डेटा में क्रीप इन व्हाइल राइटिंग और कॉपिंग द आंसर ऑन द पार्ट ऑफ एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर कौन है, जो हमारे बिहाफ में डेटा इकट्ठा करता है और नोट डाउन करता है। हाँ सर हमें बात समझ में आ रहा है। As an example, if the data for population area and density are given, then we may verify whether they are internally consistent by examining whether this holds। इसका मतलब क्या है, अगर हमें डेंसिटी, एरिया और पॉपुलेशन पता है, फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू एरिया बाय पॉपुलेशन, तो मान लो एरिया है 10,000 मीटर स्क्वायर, अब लोगों का कहना है कि इतने एरिया में 5,000 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब है अगर इतने एरिया में 5,000 लोग रहते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2
बेसिकली हमारे पास है 2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन के लिए। तो अब आप देखो, इसका मतलब है बहुत पास पास लोग रहते होंगे, क्योंकि 2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन ही जगह अवेलेबल है। बहुत खराब हालत है। सर समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे केसेस में ना, ऐसे केसेस में जो है हम लोग बेसिकली यूज कर सकते हैं स्क्रूटिनी, मतलब लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट सिंपल भाषा में क्या बोलता है? लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, इसमें कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है। सर समझ में आ गया। अब आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब दोस्तों आप लोग काफी बार देखे होंगे कि डेटा टेब्यूलर में प्रेजेंट हो सकता है, डेटा जो है वो प्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। मान लो मैंने कहा प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, मैंने इस बात को ऐसे बताया, तो ये हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैंने अगर कहा व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ये हो गया टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि मैंने बोला, ग्राफ मैंने दिखाया, मैंने टेबल बनाया कि प्राइस 10 20 30 था, तब क्वांटिटी जो है वो 100 80 और 70 हो गया। जब मैंने ये दिखाया, इसको बोलते हैं टेब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्या आपको बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? यस सर, बात समझ में आती है। और जितना अच्छे से डेटा प्रेजेंट होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो क्या है, लिखते हैं यहाँ पर ना, once the data are collected and verified for their consistency, we need to present them in a neat and condensed form, highlighting the essential features of the data. Any statistical analysis is dependent on a proper presentation of data under consideration. तो डेटा प्रॉपरली प्रेजेंट हो रहा हो, कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसके ऊपर निर्भर करता है, राइट? अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा को आप किस तरह से अरेंज कर रहे हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। कहने का मतलब है, मैंने कहा ईयर 2000 में, ऐसे ही मैंने कहा ईयर 2000 में 100 स्टूडेंट सीए बने, ऐसे ही रैंडम कहा, ये कुछ सच नहीं है। ईयर 2001 में मैंने कहा 1000 स्टूडेंट सीए बने। तो आप लोग देखो, यहां पे मैं डेटा को टाइम वाइज क्लासिफाई कर रहा हूं। पर मैंने कहा कि कोलकाता में इस साल 100 स्टूडेंट सीए बने, कोलकाता में पंजाब में इस साल 50 स्टूडेंट सीए बने, चेन्नई में इस साल मान लो 150 स्टूडेंट सीए बने। तो जब मैं ये यहाँ पे ऐसे डेटा क्लासिफाई कर रहा हूं, तब मैं प्लेस के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो डेटा को आप किस बेसिस पर बांट रहे हो, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो इट इज डिफाइंड एज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अरेंजिंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर कंसिडरेशन। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डेटा क्लासिफाई हो सकता है, आओ एक बार हम लोग पढ़ते हैं। एक हो सकता है दोस्तों क्रोनोलॉजिकल। अब याद रखना, आप लोगों का काम है कि क्रोनोलॉजिकल को टेम्पोरल या टाइम सीरीज बोलते हैं। यहां हम लोग समय अनुसार डेटा को बांटते हैं, जैसा मैंने दिखाया था 2000 2001 2002 ऐसे कहकर। अगर आप डेटा को जगहों के अनुसार बांटें, उसे हम लोग ज्योग्राफिकल या स्पेशल सीरीज डेटा कहते हैं, राइट? जैसे मैंने कहा कोलकाता, उड़ीसा, ऐसे करके मैंने कुछ भी कहा, तो वो हो गया ज्योग्राफिकल या स्पेशल सीरीज डेटा। अगर हम लोग क्वालिटेटिव ऑर्डिनल डेटा, इसका मतलब है, मान लो मेरे सामने कोई रख दिया पिज्जा, पास्ता, बर्गर, तो मैंने यार कहा कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ऐसे ही रैंडमली, पिज्जा पास्ता, फिर मुझे पसंद है पिज्जा और बर्गर है मेरे लिए नंबर 3 पर। तो जब मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट पास किया दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल डेटा। उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव या ऑर्डिनल डेटा, जहां हम लोग रैंकिंग करते हैं। ऑर्डिनल को हम लोग रैंकिंग डेटा भी बोलते हैं। ऑर्डिनल वर्ड आप लोगों ने सुन रखा है पहले ही, गलत बात मत करना, इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है आप लोगों का। सर इकोनॉमिक्स में कहां है ये ऑर्डिनल वर्ड? अरे बाबू भूल गए, चैप्टर 2 यूनिट 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज अ ऑर्डिनल अप्रोच, जहां रैंकिंग होता है। यस सर, याद आ गया। और क्वांटिटेटिव और कार्डिनल डेटा, ये भी आपको याद होगा। कार्डिनल मतलब जब मेजरेबल होता है, जैसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी इज मेजरेबल, तो वो है कार्डिनल डेटा। हाइट मेजरेबल है, हाइट है कार्डिनल डेटा। वेट मेजरेबल है, वो हो गया कार्डिनल डेटा। सर हमें बातचीत बहुत बढ़िया से समझ में आया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के हर टाइप को। आइए इधर पे देखते हैं, राइट? इधर देखिए, when the data are classified on the basis of time, जैसे 2000 से 2015 में सीए फाइनल का रिजल्ट्स हम लोग एनालाइज करते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं टाइम सीरीज कलेक्शन, राइट? पर अगर हम लोग जगह के अनुसार बताएं, कैलकाटा, हरियाणा, पंजाब ऐसे करके, उसे हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल डेटा।
पर डेटा अगर, हाँ यहाँ पर एक चीज मैं मिस कर दिया था, मुझे एक बार पीछे आने का मौका देना आप लोग, एक मिनट ना। ये देखो मैंने आपको क्या कहा था, एक बात मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक को आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हो तो उसे आप क्या कहते हो, वेरिएबल। मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड अ वेरिएबल। पर किसी का ब्यूटी, किसी की सुंदरता, किसी का इंटेलिजेंस, क्या आप न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हो? नहीं। तो अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज अट्रीब्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पीछे में मार्क करना भूल गया था तो अभी कर दिया। जेंडर ऑफ बेबी, क्या आप इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं। तो ये एक अट्रीब्यूट हो गया, मेल या फीमेल, ये एक अट्रीब्यूट हो गया। एक नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, इंडियन है, अमेरिकन है, राइट, ऑल दिस इज बेसिकली व्हाट, एन अट्रीब्यूट, इज व्हाट, एन अट्रीब्यूट। तो कि इसे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सर हमें बात समझ में आता है, ये हो गया अट्रीब्यूट। तो अगर एग्जाम में आ गया क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक तो याद रखिएगा वेरिएबल होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ गया तो याद रखिएगा अट्रीब्यूट को कहते हैं। सर समझ में आ रहा है हमें बातचीत आपका? आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं कह रहा था आपको कि हाँ, जब आप लोग अट्रीब्यूट के लिए प्लॉटिंग करते हैं ना, जैसे हाइट वेट, हाइट वेट तो अलग है, वो तो क्वांटिटेटिव डेटा है, लेकिन अगर हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को प्लॉट करें ना, उसे ऑर्डिनल डेटा कहा जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल कंट्री में जो जेंडर है उसको इकट्ठा करना, नेशनैलिटी, कहां कहां के कंट्री के लोग हमारे यहाँ आके रह रहे हैं, स्मोकिंग हैबिट एक इंडिविजुअल का, जब हम लोग इस पर डेटा इकट्ठा करते हैं तो ये सब देखिए, ये सब न्यूमेरिकली एक्सप्रेसिबल नहीं है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। सर समझ में आ गया? अब एक चीज याद रखना, डेटा को हम लोग फ्रीक्वेंसी डेटा और नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो एक बात समझना, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा था ना, है ना, वो फ्रीक्वेंसी ग्रुप में आता है। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ग्रुप में आता है मतलब कितने लोग इंडिया में स्मोक करते हैं, कितने लोग इंडिया में स्मोक करते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो 1000 लोग, ऐसे ही रैंडम बात कर रहा हूं। स्मोकिंग इन इंडिया, कितने लोग अमेरिका में स्मोक करते हैं, मान लो 5000 लोग। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, मतलब एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूं। सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेटा, राइट। पर अगर हम लोग टाइम के अनुसार बांटे, है ना, या ज्योग्राफी के अनुसार बांटे, उसे बोलते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी ग्रुप। तो याद रखना, अगर टाइम सीरीज के अनुसार या ज्योग्राफी के अनुसार बांटे, एरिया के अनुसार, तो वो नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो जो हम लोग आ रहे थे, मैं आपसे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का बात कर भी रहा था। तो 3 तरीके हैं, मैंने आपको बताया था, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था प्राइस और डिमांड का। तो मैंने अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया कि व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, ये एक टेक्स्ट है। हालांकि ये स्टैटिस्टिशियंस में कम चुना जाता है, बिकॉज ये बड़ा बोरिंग तरीका है, बोरिंग है, बड़ा अनअट्रैक्टिव सा तरीका है, इसलिए ये कम फेमस है। पर वहीं पर अगर टेबल्स के रूप में प्रेजेंट किया जाए, उसे टेबुलर या टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबुलेशन कहते हैं, और डायग्राम बनाया जाए तो उसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जांपल। दिस मेथड कंप्राइजेस प्रेजेंटिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ और अ नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, राइट। यहां पर पैराग्राफ्स यूज होते हैं, जैसे ये एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टैटिस्टिशियंस प्रेफर नहीं करते, स्टैटिस्टिशियंस प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये डल है, मोनोटोनस है, बोरिंग है, ठीक है। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का एग्जांपल यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब इसमें ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो आप लोग ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। टेबुलेशन में भी डिफाइंड एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। सबसे पहले अ स्टैटिस्टिकल टेबल शुड बी अलॉटेड अ सीरियल नंबर विद अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। ये देखो टेबल 13.1, और टाइटल क्या है, स्टेटस ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रेड यूनियन मेंबरशिप। ठीक है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। टेबल अंडर कंसिडरेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड फैक्ट बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सुनना। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम्स एंड द सब कॉलम्स इफ एनी। इधर दिखाता हूं, यहां पर रुक जाओ। ये स्टेटस, मेंबर ऑफ टीयू, नॉन मेंबर, ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? इसको हम लोग कहते हैं कैप्शन। द बॉक्स हेड इज द
entire upper part of the table which includes columns and sub column numbers, right? अब जैसे फॉर एग्जांपल है कॉलम नंबर 1 हमने लिखा, 2 यहां पर लिखा, कॉलम नंबर 3 लिखा, राइट? तो वो हो गया आपका बेसिकली, जी हाँ, बॉक्स हेड। ये हो गया बॉक्स हेड। बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल जिसमें डेटा है। ये देखो, ये जो है बॉडी है, इसमें जो डेटा छुपा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बॉडी। सर हमें समझ में आ गया। द टेबल शुड बी वेल बैलेंस्ड, ठीक है। द डेटा में बी इजी टू कंपेयर। हाँ, आप देखो 2009 और 2010 में हम लोग इजीली कंपेयर कर पा रहे हैं कि मेल्स इसमें 3900 थे, इस बार मेल्स 4200 है। कितना आसान है कंपेयर करना। यस सर। और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पर अब हम आते हैं। दोस्तों डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में 3 तरीके होते हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, लाइन डायग्राम या हिस्टोग्राम, बार डायग्राम और पाई चार्ट। हालांकि हमें एग्जाम में बनाना नहीं है डायग्राम, पर एक बार स्टडी कर लेते हैं। आइए इधर पर, ये देखिए आप लोग, ये जो आपने देखा ना, ये यहां पर जो है, देखें आप लोग, ये एक लाइन डायग्राम है, समझ आ रहा है? जी सर। ये आपका जो है एक बार चार्ट है। क्या है? बार चार्ट है। बराबर है सर। ये मल्टीपल लाइन चार्ट है, ये मल्टीपल लाइन चार्ट है क्योंकि इसमें 2 लाइंस यूज हुए हैं, और ये मल्टीपल बार चार्ट है। सर समझ में आ गया हम लोगों को? अब देखो, अगर इस तरीके का डेटा है जहां पे एक कंट्री के खर्चे का अलग अलग हिस्सा दिया जाता है, तो आप एक टोटल को हिस्सों में बांटते हैं, तब बेस्ट होता है पाई चार्ट, तब बेस्ट होता है पाई चार्ट, तब बेस्ट क्या होता है? पाई चार्ट। कौन कहां यूजफुल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। तो अब मैं ये भी मार्क करा देता हूं, व्हेन द डेटा वेरी ओवर टाइम, तो हम लोग लाइन डायग्राम यूज करते हैं। तो जब डेटा समय पे निर्भर करता है तब हम लोग लाइन डायग्राम यूज करते हैं। समझ आ गया? और हम लोग मल्टीपल चार्ट यूज करते हैं जब 2 से ज्यादा टाइम रिलेटेड डेटा है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स का 2010 में परफॉर्मेंस हमें दिया गया है, समझ लीजिए बात को। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हमें 2010 में दिया गया है और 2011 में भी दिया गया है, तब हम लोग जो है मल्टीपल लाइन चार्ट यूज करते हैं। तो लाइन डायग्राम कहां बेसिकली यूज होता है? जब हम लोग टाइम सीरीज डेटा को प्लॉट कर रहे थे। सही है सर बात। अच्छा, हम लोग मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम कब यूज करते हैं? देखो भाई, ऐसा है एवरीवन, बार डायग्राम ये सब हम लोग तब यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम का मतलब समझे? ऐसा जो बार डायग्राम होता है, ये जो बार डायग्राम है, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को कंपेयर कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। और वर्टिकल बार डायग्राम हम लोग यूज करते हैं क्वांटिटेटिव या टाइम सीरीज डेटा। तो यानी बार डायग्राम टाइम सीरीज डेटा पे भी यूज हो सकता है और टाइम सीरीज डेटा में लाइन डायग्राम भी यूज हो सकता है, तो दोनों सही है। तो टाइम सीरीज के लिए दोनों सही है, लाइन डायग्राम भी और बार डायग्राम भी। सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। इसमें देखो दोनों यूज किए भी है, ये रहा लाइन डायग्राम और ये रहा बार डायग्राम, क्योंकि ये टाइम सीरीज था। ये देखो यहां पर मल्टीपल लाइन डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम, अगेन क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड था तो दोनों यूज किया जा सकता है। पर हमें अगर अलग अलग खर्चों को दिखाना हो तो हम लोग पाई चार्ट यूज करते हैं, तब पाई चार्ट जो है वो बेस्ट मेजर होता है। एक फैमिली का बजट दिया हुआ है और उनके अलग अलग खर्चे दिए हुए हैं उस बजट का टोटल हिस्सा का, तो हम लोग पाई चार्ट बेस्ट मेथड बताएंगे। सर हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग आ सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर। सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई भी चीज कितने बार हुई है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट हैज ऑकर्ड इज फ्रीक्वेंसी। मतलब मान लो एक स्कूल में टेस्ट लिया गया और 10 में बच्चों का आया 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर। तो बाबू 10 नंबर कितनी बार आया? 4 बार, तो 4 हो गई फ्रीक्वेंसी। 2 नंबर कितनी बार आई? 3 बार, 3 हो गई फ्रीक्वेंसी। सर हमें बात समझ में आता है, सर हमें बात समझ में आता है। यहां पर ध्यान से सुनना। फ्रीक्वेंसी डेटा ऑकर्स, सुनिएगा बात को। फ्रीक्वेंसी डेटा ऑकर्स व्हेन वी क्लासिफाई डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ईदर अ वेरिएबल और एन एट्रीब्यूट। समझ में आ गया? वेरिएबल क्या होता है? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। एट्रीब्यूट क्या होता है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जेंडर, नेशनैलिटी। राइट सर, राइट सर, राइट सर। इन केस द कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन इज एन एट्रीब्यूट यानी क्वालिटेटिव, से नेशनैलिटी, देन टेबुलेशन इज मेड बाय अलॉटिंग न्यूमेरिकल फिगर्स टू द डिफरेंट क्लासेस, राइट?
qualitative characteristic is divided into a number of categories which are mutually exclusive and exhaustive, and the figures again this are recorded. मतलब कितने जन इंडियन है, कितने जन अमेरिकन है, तो इसमें ऐसा थोड़ी होगा कि हम लोग दोनों मान लेंगे कि इंडियन भी अमेरिकन भी है, नहीं, वही यहां पर बोला जा रहा है। अब इधर देखो, आप लोग को एक एग्जांपल देते हैं, सुनना ध्यान से। When tabulation is done in respect of a discrete variable, आपको पता है discrete variable मतलब जिसका fixed value आएगा। Number of babies born in Bangalore, क्या ऐसा होगा क्या कि देखो number of babies born in Bangalore 5 होगा, 500 होगा, 5 लाख होगा, क्या number of babies 5.2 हो सकता है? Number of babies born ऐसा हो सकता है क्या 5.3 babies born, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो इसीलिए discrete variable जो एक fixed value ले सके, समझ में आ गया, इसे हम लोग डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड या सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पर कोई भी वैल्यूज ले सके तो हमें कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर रिकॉर्ड ऑफ बेबीज बॉर्न है, तो अब देखो बी बॉय, गर्ल गर्ल, तो ये कभी नहीं होगा कि बॉय 2.3 होगा या गर्ल 3.2 होगी, तो हम लोग इसमें डिस्क्रीट सीरीज बनाते हैं। ये देखो बॉय गर्ल, और गिन लो कितने बी हैं और वहां पे लिख लो कितने बी हैं, जी कितने हैं वो लिख लो, यहां पर हो गया खत्म। सर समझ में आ गया? इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बर्थ्स, नंबर ऑफ टाइम्स कुछ हुआ। अच्छा, इसमें हम लोग टैली भी लगा सकते हैं। टैली मार्क का मतलब कुछ नहीं है, जैसे 5 लिखा है तो 1 2 3 4 और लेफ्ट से राइट काट दो, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल हो गया सर। पर दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं? जब कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। वेट्स, अब वेट्स तो कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, तब हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूज करते हैं बताओ? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, हालांकि ये डिस्पर्शन में भी है। एक कैलकुलेशन सीखो आप लोग जिसको बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। इस पूरे डेटा में मैक्सिमम वेट इस बच्चे का है 73 और सबसे छोटा वेट किस बच्चे का है? इस बच्चे का है 44। तो रेंज हो गया 73 माइनस 44 यानी 29 kg, मैक्सिमम वेट माइनस मिनिमम वेट। अब आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स मतलब कितने इंटरवल्स बनाओगे, इनटू क्लास लेंथ मतलब कितने का गैप रखोगे। मान लो 5 किलो का गैप रखते हैं हम लोग, उस तो इक्वल टू रेंज आता है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ इज रेंज, तो लगभग लगभग 6 आया, तो हमारे 6 क्लास इंटरवल रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। समझ आया? अब देखो 5 कैसे, 44 से 48 तक जो लोग होंगे उनका वजन यहां गिना जाएगा, इन 49 से 53 का वजन यहां गिना जाएगा। समझ में आया क्या? जी सर, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इसमें भी अब एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है क्लास लिमिट। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू किसी भी क्लास को हम लोग क्लास लिमिट बोलते हैं। यहां लोअर वैल्यू क्या है 44, तो हो गया लोअर क्लास लिमिट। अपर वैल्यू क्या है 48, वो हो गया अपर क्लास लिमिट। 49 हो गया लोअर क्लास लिमिट, 53 हो गया अपर क्लास लिमिट। पर बाबू एक बात बताता हूं आपको, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री अलग होता है। अगर एग्जाम में आ गया एक्चुअल क्लास लिमिट किसको बोलते हैं, तो एक्चुअल क्लास लिमिट को ही हम लोग क्लास बाउंड्री बोलते हैं। सर एक्चुअल का क्या मतलब हो गया, मैं अभी आपको समझाता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारा ये जो डेटा था बाबू, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव डेटा था। म्यूचुअली इंक्लूसिव डेटा क्यों था, मैं आपको समझाता हूं। इसलिए था क्योंकि देखो देखो यहां पर समझो, इधर समझना आप लोग बात को, है ना, एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, कायदे से सुनते चलिएगा। देखिए बाबू 44 से 48 है, 49 से 53 है, तो 48 पे खत्म हुआ लेकिन शुरू तो 49 से हुआ, इसलिए इसको म्यूचुअली इंक्लूसिव बोलते हैं। पर मान लो हम लोग 0.5 एडजस्ट कर दें, मतलब हर लोअर वैल्यू से 0.5 कम कर दें और हर हायर वैल्यू में 0.5 बढ़ा दे, तो 43.5 से 48.5 हो गया। 48.5 देखो 0.5 कम किया नीचे वाले से और ऊपर वाले में 0.5 बढ़ा दिया, नीचे वाले में 0.5 कम किया ऊपर वाले में बढ़ा दिया। जब ऐसा करते हैं हम लोग
तब दोस्तों इस सीरीज को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव तब बोल पाएंगे जब जहां खत्म हुआ वहीं से अगले इंटरवल में शुरू हुआ, तब हम लोग उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं सर। सर हमें बात तो बिल्कुल समझ में आ गया सर, हमें बात तो पूरा पूरा समझ में आ गया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव। अब आप देखो, जो हमारा क्लास लिमिट था वो तो 44 और 48 था, लेकिन एक्चुअल में होना था 43.5 और 48.5। एक्चुअल क्यों? क्योंकि जहां से खत्म वहीं से शुरू, उसको बोलते हैं क्लास बाउंड्री। और यही इन्होंने किया। लोअर क्लास लिमिट मैंने किया था ना 44 माइनस डिफरेंस, डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में? अगले क्लास इंटरवल का। इधर देखो ना, अगले क्लास इंटरवल का क्या था? हायर लोअर क्लास 49 और प्रीवियस का अपर क्लास 48। तो डिफरेंस का मतलब होता है 49 माइनस 48 यानी कि 1। सर हमें बात बिल्कुल समझ में आ गया। और इसको बाई 2 कर दो तो लोअर में से लेस कर दो, अपर के लिए ऐड कर दो। तो देखो 43.5 और 48.5 आया ना, जो मैंने किया था। इसे हम लोग क्लास बाउंड्री कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से सीरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। सर समझ में आ गया। और अगर आप मिड पॉइंट वैल्यू या क्लास मार्क बोलो तो बस आपको एवरेज लेना होता है। तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2 करो, या अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री बाई 2 करो, बात वही है। साइज ऑफ क्लास इंटरवल, अगर आप लोग अपर क्लास बाउंड्री, लिमिट नहीं बाउंड्री, मतलब पहले कवर कर लो, पहले कंटिन्यूअस बना लो, मतलब ऐसा बना लो पहले 43.5 से 48.5, 48.5 से मानो 53.5। तो बाबू जब आपने ऐसा बना लिया तो फिर जो आपको मिला वो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का डेफिनेशन के अंदर आता है। द विड्थ ऑफ अ क्लास इंटरवल में बी डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री। सर हमें समझ में आ गया। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वहां तक का टोटल फ्रीक्वेंसी। सर मतलब अभी मैं पढ़ा देता हूं आपको, ये देखो, एक मिनट बाबू, अभी के अभी बस लास्ट बात पे आप पहुंच गए, बस 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 बस। आओ इधर पे आओ, ये देखो, इसको हमने 43.5 से 48.5 लिखा बाबू, इसको लिखा 48.5 से 53.5, 53.5 से 58.5। नीचे वाले में कम करना है 0.5 और ऊपर वाले में ऐड करना है ना। अब आप लोग समझना बात को, यदि मैंने ये कर दिया, यदि मैंने ये कर दिया तो मैंने सीरीज को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना दिया। अब देखो, मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि 48.5 से कम कितने स्टूडेंट्स का वेट था, तो आप लोग बोलोगे 3 जन। पर मैं अगर आपको बोलता हूं 53.5 से कम कितने जनों का था, तो उसमें तो ये 3 जन और ये 4 जन दोनों ऐड होंगे ना, तो 7 जन। फिर 7 प्लस 5 12, फिर 19, फिर 28, फिर 36 और फिर 72। इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हो। अगर आप ऊपर से नीचे तक ऐड करते हो तो उसे कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पर अगर मान लो मैं इसी को नीचे से ऊपर ऐड करता, मतलब 8, 17, कुछ इस तरह से 24, 29, 33, 36, तो इसे कहते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आया? जी सर हमें बात समझ में आया। सर बात समझ में आया। तो अगर आप ऊपर से नीचे ऐड कर रहे हो लेस देन, ऊपर और नीचे से ऊपर ऐड कर रहे हो तो मोर देन। सर ये रहा, देखो यही कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखा है। समझ में आया क्या? जी सर बात समझ में आता है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है सर? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल टू द लेंथ ऑफ द क्लास। उदाहरण के तौर पर अभी आ जाता हूं ना, इधर देखो, इस क्लास का लेंथ कितना है? क्लास लेंथ होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। सो बाबू 48.5 माइनस 43.5 क्या होता है? 5। और फ्रीक्वेंसी क्या है? 3। तो 3/5 कितना हुआ? 0.6। बस यही है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। क्या बात करते हो, इतना आसान? जी सर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अरे कुछ नहीं, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। दिखाऊं क्या? इधर आओ। मान लो कोई मुझे पूछा इस क्लास का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, जहां पे 7 है, तो 7 है फ्रीक्वेंसी,
बाई टोटल फ्रीक्वेंसी है 36 इंटू 100, ये हो गया आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बात करते हो सर, इतना आसान है? जी सर इतना आसान है। फिर आपको पता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम को बाबू मोड यूज करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, पर खैर वो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में भी कवर कर लेंगे। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है जहां पे हम लोग, अच्छा हिस्टोग्राम में भी हम लोग को फ्रीक्वेंसी का दरकार पड़ता है। हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीका है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने का। मोड आप लोग हिस्टोग्राम से निकाल सकते हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मोड निकालने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, तो याद रखना हिस्टोग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये किसके लिए होता है? जब सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है ऐसा कुछ, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। इसको लेकिन क्या ग्रुप में भी किया जा सकता है? हाँ ग्रुप में भी किया जा सकता है। और एक होता है ओजाइव, याद रखना बाबू ये है फ्रीक्वेंसी कर्व। ओजाइव में हम लोग फ्रीक्वेंसी को नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, और ओजाइव हमें मीडियन निकालने में, क्वार्टाइल्स निकालने में, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ये सब निकालने में भी हेल्प करता है। ओजाइव में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, ये देखो इधर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और उन दोनों के अंदर हिस्टोग्राम में भी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में भी इधर पे फ्रीक्वेंसी पाया जाता है। एक सही सही बात बताऊं, हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट्स को जोड़ दोगे ना तो आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाएगा। ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत, बस खुद तक रखना। सर हमें बात समझ में आ रहा है सर, सर हमें बात समझ में आ रहा है। अब दोस्तों अलग अलग तरीके के फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व फॉर विच द टोटल एरिया इज टेकन टू बी 1। तो फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर टोटल एरिया कितना होता है? 1। एग्जाम में आ गया तो मत बोलना कि सर आपने नहीं बताया था, फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर टोटल एरिया होता है 1। ये एक लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो एग्जाम में आ गया लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कौन है, तो आप लोग याद रखना। एक्चुअली इन सबको ना हम लोग प्रोबेबिलिटी ये सब में यूज करते हैं। लिमिटिंग फॉर्म क्यों? क्योंकि हिस्टोग्राम के अंदर कुछ भी एरिया हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर एरिया कुछ भी हो सकता है, पर फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर एरिया 1 ही हो सकता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इसके अंदर एरिया 1 होता है, क्योंकि सम टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होता है। ये सब बिजनेसेस में बहुत हद तक यूज होता है। इधर देखो, ये एक बेल शेप्ड कर्व है, इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब इवेंट के होने का चांसेस मिड वैल्यू के लेफ्ट में जितना है, मिड वैल्यू के राइट में भी उतना ही है। ये बेल शेप्ड कर्व है। ये आपका यू शेप्ड कर्व है, इसका अपने लोग डिस्कशन भी किए। और ये है जे शेप्ड या हॉकी स्टिक कर्व, जे शेप्ड या हॉकी स्टिक कर्व। सर समझ में आ गया? तो इन सब के ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम आएगा, खाली शेप पूछ सकता है, तो वो तो आपको देख के पता लग रहा है ये यू शेप्ड है, ये जे शेप्ड है या हॉकी स्टिक है, और ये मिक्स्ड कर्व है। याद रखना इन चारों कर्व के अंदर का एरिया कितना होता है? 1। कहां यूज होते हैं? प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। एंड गेस व्हाट, इस चीज के साथ दोस्तों हमारा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जितना मैंने बताया इनफ था, मोर देन इनफ था। इसके बाहर से एमसीक्यू नहीं आ सकता थ्योरी में। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।